मैं तो दुनिया के पटल पे कह रहा हूं, सिर्फ देश के पटल पे नहीं। हमारी जैसी पूरी दुनिया में कोई पार्टी दिखाओ जो 10 साल में यहां पहुंची हो। दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में भी हमारी सरकार है। रही बात महाराष्ट्र की, देखो हमारी पार्टी के रोल मॉडल तो भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह साहब हैं। और मेरे रोल मॉडल जो हैं, बाबा साहब तो हैं ही, थे ही, इस समय मेरे रोल मॉडल और भगत सिंह साहब भी थे, और अरविंद जी के अलावा और कौन हो सकता है। नमस्कार, मैं मविन नाजरेद और स्वागत आपका हमारे चैनल मामले सफर मीडिया में। आज हमारे साथ खास संवाद करने के लिए है देश के जाने माने अभिनेता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सर संदीप मेहता जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास मुलाकात में। सर काफ़ी दशकों से हमने आपको टीवी इंडस्ट्री में देखा है और फिर अपने सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में भी सर आप काफ़ी सक्रिय हो हैं। सर हमारा सबसे पहला सवाल यूथ से कंसर्न है। आज से बहुत सारे युवा पूरे देश से मुंबई में आते हैं एक सपना लेके, एक ड्रीम लेके कि उनको भी अभिनेता बनना है, अभिनेत्री बनना है, डायरेक्टर बनना है, अलग अलग उनका एक ड्रीम्स है। तो तभी आप ये फील्ड में आए थे, तो क्या क्या संघर्ष आपने किया? और आपका भी तो एक ख्वाब था अभिनेता बनने का, एक्टर बनने का, तो आपने उसको मुकम्मल कैसे किया सर? सबसे पहले तो माविन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आज के युवाओं को इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आने के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आना है तो इस क्षेत्र की पढ़ाई करके आएँ। मसलन आप ग्रेजुएशन के बाद एनएसडी जाएं, या पूना में एफटीआई है वहाँ जाएं, या काफ़ी इंस्टीट्यूशंस हैं अभी तो भारत में जहां आप जाके इस क्षेत्र के बारे में पढ़ाई कर सकते हैं। चाहे एक्टिंग है, राइटिंग है, एडिटिंग है, डबिंग है, म्यूजिक है, इसके स्पेशलाइज्ड कोर्सेज अवेलेबल हैं। पढ़ाई करें, उसके बाद आएं। ये सलाह मुझे किसी ने दी नहीं थी, इसलिए मेरा सफ़र थोड़ा यूँ कहो कि मुश्किल रहा, और उसको दिशा नहीं थी, क्योंकि मुझे दिशा मिली नहीं थी। सर आपका संघर्ष कैसे रहा वो हमें बताइए कि इनिशियल डेज में तभी आपने मुंबई आए थे और आपने शुरुआत किया फिल्म जगत में, फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या संघर्ष आपने स्वयं देखा है? सिर्फ मुंबई नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पैदाइश जलगांव की है। महाराष्ट्र में एमपी और महाराष्ट्र की बॉर्डर के पास एक गांव है जलगांव, वहाँ से हूँ मैं वहाँ पर पंचम नाट्य संस्था नाम की एक संस्था थी जो एमेच्योर लेवल पे नाटक करती थी, उसमें काम करता था। और एमजे कॉलेज जलगांव, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई है 12वीं तक। तो 11वीं से ही मैंने एकांकिकाओं में काम करना शुरू कर दिया था। एक एकांकिका थी, कंपटीशन में हमने पेश की थी, जो पूना में हुआ था कंपटीशन। उसके वहाँ पर एग्जामिनर थे माधव वधे साहब। उन्होंने मुझे स्टेज पर देखा और कंपटीशन खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि 12वीं के बाद जलगांव में ही पढ़ने वाले हो या कुछ सोचा है? मैंने कहा नहीं, कुछ सोचा नहीं है, आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छे अदाकार हो, तो तुम्हें सही रास्ता मिलना चाहिए। तो आप अगर पूना आना चाहते हो तो पूना आ जाइएगा, यहाँ पर काफ़ी मौके हैं, कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होती हैं एकांकिकाओं की, यहाँ पे प्रोफेशनल थिएटर भी है, और तुम में काबिलियत है तो तुम आओ पूना। वो सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास है, जिसके पीछे उन्होंने लिखा है मराठी में, पुण्याला ये, ऐसा लिखा था उन्होंने, उनकी साइन भी है अभी भी। तो मैं घर गया, मैंने अपने पापा से कहा कि ऐसा ऐसा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पूना आ जाओ। तो पापा ने कहा ठीक है, देखो। तो उनकी ही पहचान से मुझे सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली, और बाद में काफ़ी काम किया पूना में। और मेरे साथ हुआ ये ना कि मेरा काम देख के मुझे काम मिलता गया, और वो आज तक जारी है। 2 रोज पहले मेरी एक फिल्म रिलीज हुई है, महाराज, वो देखिएगा जरूर। एक अलग सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर
फिल्म बनाना किसी भी निर्देशक के लिए बहुत मुश्किल है। वो फिल्म जरूर देखें। तो आज तक मुझे मेरे जितने भी काम हैं, मेरा काम देख के मुझे काम मिला है। सफर लंबा रहा है, 34 साल हो चुके हैं। मैं जवान आया था, अब 57 साल का हो चुका हूं। संघर्ष जारी है, चाहे कला क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में हो या अभी अभी पिछले 10-12 सालों से राजनीति में भी हूं। संघर्ष जारी है, संघर्ष खत्म नहीं होता। सर मैं स्वयं से बचपन से आपको टीवी में देख रहा हूँ। मिशन कश्मीर हो, काफ़ी सारे फिल्म में हमने आपको देखा है, डेली सोप में देखा है हमने आपको, अभी वेब सीरीज में हम देखते हैं। सर ये जो कब जो एक जर्नी था फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, पिक्चर्स से लेके राजनीति का सफर कैसे रहा? क्यों आपको लगा कि आपको राजनीति में प्रवेश करना चाहिए? आपका कारण क्या था राजनीति में प्रवेश करने का? मैं उस उम्र के पड़ाव पर आ चुका था जहां मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने समाज से काफ़ी कुछ चीज़ें ली है। जैसे नाम है, शोहरत है, थोड़ा पैसा है, और समाज ने काफ़ी कुछ चीज़ें दी मुझे, कला के क्षेत्र में, सामाजिक स्तर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ वापस भी देना चाहिए। और किसी भी इंसान के पास सबसे अहम चीज़ क्या होती है वापस देने के लिए? वो होता है वक्त। वक्त से पेशे कीमती कोई चीज़ नहीं। तो मैंने ये सोचा कि अगर मुझे कुछ लोगों के लिए करना है तो मुझे राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा यकीन है समाज में अगर थोड़ी बहुत भी अच्छाई कहीं नजर आती है तो वो राजनीति की वजह से नजर आती है। उसकी मिसाल देता हूं। आज से 100 साल पहले पूरे दुनिया में आप देखिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 साल पहले क्या हालत थी। लोग एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे और खुशियां मना रहे थे कि देखो मैंने इसकी 10 लोगों की गर्दन काट दी, तो उसकी वाहवाही होती। 100 साल पहले तक औरतों को मतदान का अधिकार नहीं था। कुछ सालों पहले तक भारत में औरतें सती जाती थी। ये सब बदलाव कैसे आए? औरतों को अधिकार कैसे मिला मतदान का? अब कोई औरत सती नहीं जाती है। अब किसी बूढ़े को कोई घर से नहीं निकाल सकता है। जो बुरी औलादें होती है, माँ बाप को घर से निकाल देती है, रास्ते पे छोड़ देती है, अब नहीं कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी अच्छाई समाज में नजर आ रही है वो राजनीति की वजह से नजर आ रही है। ये इन 100 सालों में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव जो आया है, वो पूरा बदलाव राजनीति ने लाया है। और ये पूरा क्रेडिट पूरी दुनिया की राजनीति को देता हूं, और इस बात का मुझे इल्म हो चुका था। इसलिए मेरे जो फंक्शनल 10, 12, 15 साल बचे हैं अपनी उम्र के, तो मैंने सोचा कि कुछ मुंबई के लिए करूं, महाराष्ट्र के लिए करूं, और अगर और थोड़ा फंक्शनल वक्त मिल गया तो देश के लिए भी कर पाऊंगा। तो सवाल हमारा ये है कि दिल्ली का जो संघर्ष था और मुंबई का जो संघर्ष था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हम बात करेंगे, तो दोनों का जो संघर्ष आंदोलन एक ही समय से शुरुआत हुआ था। अन्ना हजारे जी ने दिल्ली से जंतर मंदिर शुरुआत किया था, फिर वो मुंबई में आए, फिर वो आज़ाद मैदान से भी वो जो काफिला वो चला। पर सर दिल्ली में तो सरकार बन गया, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बन गए, और जो मुंबई करों का, जो महाराष्ट्र के रहवासियों का एक सपना था कि आम आदमी पार्टी जैसी एक स्वच्छ पार्टी महाराष्ट्र में आएगी, यहाँ पर सरकार है आम आदमी पार्टी का, आज भी वो सपना सर अधूरा है। सर क्या कर गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि गुजरात में कभी हमारे एमएलए चुन के आएंगे, कभी विधायक चुन के आएंगे, वहाँ पर भी हमारे विधायक चुन के आए, पर आज से मुंबई में महाराष्ट्र में एक नगर सेवक नहीं हमारा। सर क्योंकि आप तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, लीडर्स है, आपको एक शीर्षक देते हैं कि उच्च शिक्षित संदीप मेहता। आपको एक राजनीति का एक अच्छा अभ्यास है, अच्छा आकलन करते हो। सर क्या कारण है कि गुजरात, गोवा आगे पहुंच गए, पंजाब आगे पहुंच गया, मुंबई महाराष्ट्र आज वैसे के वैसा ही है? आम आदमी पार्टी का, आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता का ये सवाल है आपके लिए। गुजरात का जवाब दूंगा मैं। गुजरात में हमारे कुछ एमएलए हैं,
कुछ हमारे पार्षद भी हैं वहां पर इसलिए हम कुछ कर पाए क्योंकि वहां के लोगों की घुटन ज्यादा बड़ी थी। तकरीबन 25 सालों से एक ऐसी पार्टी वहां काम कर रही थी जिसकी वजह से वहां के मतदाताओं में घुटन थी, ज्यादा घुटन थी। तो जाहिरी तौर पे वहां हम ज्यादा काम कर रहे थे, इसलिए वहां नतीजे बेहतर आए। रही बात पंजाब की, पंजाब हमेशा से एक, पंजाब और दिल्ली की राजनीति ऑलमोस्ट सेम है। पंजाब और दिल्ली के जो मतदाता हैं वो हमेशा से, सालों से अलग अलग क्षेत्र में, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, दिल्ली और पंजाब के लोग पहल करने में हमेशा आगे रहते हैं। किसी भी क्षेत्र में पिछले 70-75 सालों का अपना इतिहास देख लो और उससे पहले 100 सालों का इतिहास देख लो, स्वतंत्रता पूर्व के 100 साल देख लो। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यहां के लोग हमेशा कदम उठाने में हिचकिचाते नहीं, तो उन्होंने कदम उठा लिया। दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में भी हमारी सरकार है। रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जो आर्थिक राजधानी भी है और इसको पिछले सैकड़ों सालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है संतों का, और वो भी ऐसे संत जो विद्रोही है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जिन्होंने विद्रोह करते करते इंसानियत को भी बहुत ऊपर उठाया। मसलन भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई, शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज। मैं नमन करता हूं इन लोगों का नाम लेने से पहले भी। क्या है, इन लोगों की वजह से यहां की जो जड़ें हैं, राजनीति की हो, समाज की हो, बहुत मजबूत है। और यहां पर कोई भी पार्टी साथ सबको लिए बिना आगे जा नहीं सकती। जैसे आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो नतीजे आए हैं, क्योंकि सब लोग साथ हो गए, एक साथ हो गए। शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव जी की सेना, राहुल जी की कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और आम आदमी पार्टी ने तो तीनों का साथ दिया। नतीजा देखो क्या आया। हम उचित समय पे महाराष्ट्र में भी आएंगे और पूरे दमखम के साथ आएंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। सर, महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता किसी और नेता पर विश्वास करे नहीं करे एक अलग प्रश्न है, पर संदीप मेहता जी पर संपूर्ण विश्वास है। आने वाले 3 महीने में सर विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र में, क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली है या फिर आप अलायंस करोगे महाविकास आघाड़ी के साथ? सर, क्या दृश्य होने वाला है, आज आप हमारी जनता के सामने खुलासा कीजिए। देखो, ऐसा है कि इस समय हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा सर्वश्रेष्ठ नेता आदरणीय माननीय अरविंद जी केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं, इस समय जेल में हैं। हम ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहते जिससे कोई भी सवाल खड़े हों, पर आदरणीय प्रीति शर्मा मेनन जी, मुंबई की जो अध्यक्षा हैं, वो और अरविंद जी मिलकर जो भी निर्णय लेंगे उस पर अमल होगा और उस निर्णय को पूरी ताकत के साथ हम अंजाम देंगे। सर, पर न्यूज में दिखाया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी आपको 4 से 5 सीट देने वाली है, आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में इन अलायंस 4 to 5 सीट कंटेस्ट करके, क्या बात सच है? जब तक प्रीति शर्मा मेनन जी इस बात का ऐलान नहीं करती, मैं कुछ बोलूं ये उचित नहीं। सर, आज आपके पीछे 4 तस्वीर है, अरविंद जी, भगवत मान जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह। इसमें से 3 नेता तो, केजरीवाल जी तो अभी जेल में है, मनीष जी भी जेल में है, संजय जी बाहर आ चुके हैं। क्या आपको कभी भय लगता है कि सर आपके पास, क्योंकि देश के जाने माने अभिनेता हो, आपके पास बहुत सारे विकल्प थे,
कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, आप कौन सी भी पार्टी में प्रवेश करते थे तो आपको एक बड़ा पद मिलता था। आपने आम आदमी पार्टी चुना। आज तमाम जो आपके बड़े चेहरे हैं वो जेल में है, सलाखों के पीछे है। क्या सर आपको भी भय है कि किसी दिन ईडी सीबीआई आप पे भी कार्रवाई करेगी? बड़े क्योंकि आम आदमी पार्टी तो एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन है, एक संघर्ष है। तो क्या वो चीज का भय सर आपको होता है कभी? जब अरविंद जी के साथ जुड़े हैं, संजय सिंह जी के साथ हम लोग जुड़े हैं, मनीष जी के साथ जुड़े हुए हैं, प्रीति शर्मा मेनन जी के साथ जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र जैन साहब के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, तो हमें ताज्जुब नहीं होगा अगर हम पर भी कोई कार्यवाही हो। और अगर हमने कुछ गलत किया है तो जेल भी होगी। अगर गलत किया है तो क्यों नहीं। अरविंद जी तो हमेशा से कहते हैं कि भाई अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे जेल में डालो, पर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अरविंद जी लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का वक्त बर्बाद कर रहे हो, अरविंद केजरीवाल का नहीं। ये वक्त बर्बाद होता है तो ठीक से काम नहीं कर पाती सरकार। और प्रीति शर्मा मेनन जी अगर कहें कि संदीप जाओ जेल में, तो हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। क्या अभी भी 2024 का चुनाव हो गया है, बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत नहीं है, पर क्या अभी भी आपको लगता है कि जो ईडी सीबीआई और अन्य जो एजेंसी है उनका डर आज भी इस केंद्र सरकार अलग अलग विपक्ष पार्टी में लगा रही है कि माहौल बदले? अभी कोई बदला नहीं है, जीरो, कोई चेंज नहीं हुआ। हालांकि अभी नई सरकार आए हैं, जुम्मा जुम्मा को 2-3 हफ्ते ही हुए हैं, पर चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, पूरी यंत्रणा हो सरकार की, अगर सही से फंक्शन करेगी तो मेरे ख्याल से हमारे ये नेता जेल में नहीं होते। ये जेल में क्यों हैं ये लोग? पिछले 1 साल से सीबीआई चुप थी, ईडी का केस चल रहा था। जैसे ही निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी, दूसरे दिन सुबह आके 1 साल बाद सीबीआई आती है और कहती कि नहीं जी, हमें और कुछ शक है तो हमें इनको हिरासत में रखना है। रखो, कोई बात नहीं। न्याय प्रणाली की हम पूरी इज्जत करते हैं। न्याय प्रणाली में आम आदमी पार्टी को पूरा विश्वास है, यकीन है, पर वक्त जाया ना हो। दिल्ली की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। आप वक्त बर्बाद कर रहे हो इन चारों नेताओं का। विधायक काम करने हुए निकले हुए लोग ही हैं। अरविंद जी तो कहते हैं भाई मेरी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है आप लोग लागू कर दो, मैं नौकरी करने लगूंगा। 20 बार कह चुके हैं। वो नहीं चाहते थे राजनीति में आना, उनको लाया गया, उनको उकसाया गया, उनको बोला गया कि भाई आपको यह आंदोलन करना है तो राजनीति में आओ ना, आपको अगर बिजली के दाम कम करने हैं तो राजनीति में आओ ना, आपको पानी मुफ्त देना है तो राजनीति में आओ ना, महिलाओं के लिए अगर आपको बस मुफ्त करनी है तो राजनीति में आओ। आए अरविंद जी, करके दिखाया। वो तो एक क्लास 1 ऑफिसर थे, अपना काम कर रहे थे, पर लोग और पार्टियां काम नहीं कर रही हैं तो उन्होंने, वो आए पार्टी में और करके दिखाया। अभी भी क्लैरिटी नहीं है सर। जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने 20 से 22 सीट पूरे इंडिया में लड़ा था। दिल्ली में आपने 4 सीट लड़ा था, आपने पंजाब में 13 सीट लड़ा है, आपने गुजरात में चुनाव लड़ा, अपनी हरियाणा में कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ा। सिर्फ 3 सीट आम आदमी पार्टी जीत पाई। आपने शुरुआत किया था 4 से 2014 में, 2019 में 1 सीट आप जीते हैं, 2024 में आप वापस से 3 सीट पे आए। सर क्या कारण है कि नेशनल लेवल पर तब लोकसभा का चुनाव होता है, आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही कमजोर रहता है? क्यों वहाँ के जनता, पंजाब के, दिल्ली, क्योंकि आपका वो बेस है, वहाँ के जनता आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? वहाँ के लोग सांसद बन के, लोग जो हमारे सदस्य है वो सांसद में, वो पार्लियामेंट में नहीं जा पा रहे, क्या कारण है सर उनका? आपके सवाल का जो दायरा है वो देश लेवल तक का है। आपने पूछा नेशनल लेवल पे हम परफॉर्म क्यों खराब कर रहे हैं, मैं आपको जवाब इंटरनेशनल लेवल पे देता हूं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा तेज चल रही है। 10 सालों में दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके 2 मुख्यमंत्री हो, इतने सारे विधायक हो,
एमएलए हो, पार्षद हो, हमारा जो सफर है, अचंभित है पूरी दुनिया देखकर कि ये इतनी तेज रफ्तार के साथ पार्टी बढ़ कैसे सकती है, और बढ़ रही है। और अभी भी वो रफ्तार तेज है, हमारा एवरेज कम नहीं हो रहा है। आप सोचिए, हम लोग, मैं तो दुनिया के पटल पे कह रहा हूं, सिर्फ देश के पटल पे नहीं, हमारी जैसी पूरी दुनिया में कोई पार्टी दिखाओ जो 10 साल में यहां पहुंची हो। मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता जिसका इंटरव्यू लेने के लिए आप बैठे हो यहां पे, 10 साल में इस लेवल तक कि एक कार्यकर्ता जो मुंबई लेवल पे काम कर रहा है, पद को भूल जाओ, ऐसे इंटरव्यू कितने लोगों के आए हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के, पहले उनकी पैदाइश के 10 साल बाद नहीं आए, क्योंकि हमारे नेता, उनकी सोच, उनका उनका जो एजेंडा है वो इतना कमाल है कि उसका फायदा हम सबको हो रहा है, जिसकी वजह से आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। फिर पॉलिटिक्स में से आपका रोल मॉडल कौन है? मैं वर्तमान राजनीति का नहीं बात करूंगा। आज़ादी के पहले से फिर आज़ादी के वक्त बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर थे, उनमें से आपके कौन रोल मॉडल है और किनको देखकर आप आपके राजनीति में कार्य करते हो? देखो, हमारी पार्टी के रोल मॉडल तो भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह साहब हैं, और मेरे रोल मॉडल जो हैं, बाबा साहब तो हैं ही, थे ही, इस समय मेरे रोल मॉडल, और भगत सिंह साहब भी थे, और अरविंद जी के अलावा और कौन हो सकता है? और सर, महाराष्ट्र पे हम बात करेंगे अभी। सर, स्वयं आप जलगांव से आते हो। आपने 2 सप्ताह पहले का अपने एक अखबार में खबर पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में हर दिन 3 से 5 जो हमारे किसान भाई है, शेतकरी भाई है, वो सुसाइड कर रहे हैं। लगभग 3 महीने में कुछ 1500 सुसाइड हमें देखने को प्राप्त हुआ है। ये खबर आई है, बड़े बड़े न्यूज़ पेपर ने इसके बारे में अपने अखबार में पेश किया है। सर, ये परिस्थिति हमारे शेतकरी की है, हमारे किसान की है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देते हुए घुटन होती है। हर आदमी पूरी दुनिया में दिन में कम से कम 3 बार खाता है, और वो अनाज जो उगाता है उस किसान के लिए कोई नहीं सोच रहा है। 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट जो कंपनी बनाती है, उस उस बिस्किट की कीमत, उस पैकेट की कीमत वो कंपनी तय करती है। पर बिस्किट जिस गेहूं से बनता है, उस गेहूं को जो उगाता है किसान, वो उसकी कीमत तय नहीं कर सकता। कितनी अजीबोगरीब बात है। यानी किसान जमीन से जो कुछ भी पैदा करता है, उसकी कीमत वो खुद तय नहीं करता है। इसका जवाब अरविंद जी देंगे, देते आए हैं। इसलिए खुलकर अरविंद जी ने किसान आंदोलन को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। आप लोगों ने देखा होगा, पंजाब हरियाणा के किसान आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं, और जिस दिन हमारे राजनीतिक कदम जिन जिन स्टेट्स में पड़ते गए हैं, वहां के विद्यार्थी, स्टूडेंट्स और किसान, इनके लिए हम सबसे पहले काम करते आए हैं, और बाकी स्टेट में भी हम करेंगे, क्योंकि किसान और स्टूडेंट, विद्यार्थी जिस राज्य में खुश हैं, वो राज्य आगे बढ़ता है। लोग धार्मिकता पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ से लोग बहुत दूर है। क्या संदीप मन्ना जी को मौत से डर लगता है? और सर, डर है कभी आपको मौत का? मौत कभी आपके सामने आएगी? और सर, स्पिरिचुअल लाइफ आप कैसे जीते हो? मौत का डर नहीं है मुझे, कतई नहीं। जिसका सफर शुरू हुआ है उसका खत्म होता है, इसमें डरना क्या है? और रही बात मेरा नारा है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इंसानियत है तो सब कुछ है। क्या फायदा अगर मैं 5 बार नमाज पढ़ लूं, हर संडे को चर्च में चला जाऊं, हर रोज सुबह शाम पूजा पाठ करूं, और
आपके जो साथी आए हैं या आपके साथ मैं बुरा बर्ताव करूं, कोई फायदा नहीं। लोगों को समझना बहुत जरूरी है। लोग आजकल, शायद मैं अपनी उम्र की वजह से ये बोल रहा हूं, शायद 25-30 साल का बच्चा ये ना समझ पाए, पर धीरे धीरे जब आप तजुर्बा लेते हो जिंदगी का, हकीकत यही है कि जब आप परेशान होते हो ना, तो तब आपको लगता है कि पूरी दुनिया खराब है। एक्चुअली मैं अपने तजुर्बे से ये कहूंगा कि जब आप परेशान होते हो, वो वक्त है सीखने का। सर बीच में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट आया था। सर पहले के समय हम देखते थे कि जो बुजुर्ग हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन एंग्जाइटी के शिकार होते हैं, परंतु जो आज एक ऐसा परिस्थिति बना है कि जो हमारे युवक है जो 18 से एक 45 साल के वर्ग में है, वो आजकल एंग्जाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन और ये सब के शिकार बन रहे हैं। आपको सर क्या लगता है इसका मुख्य कारण क्या है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, जो देश के और विश्व के भविष्य है, आज वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में जाएगी, तो देश का भविष्य कैसे होगा, देश का कल्याण कैसे होगा? मुझे ऐसा लगता है कि क्या हुआ है ना, कि लोगों की ख्वाहिशें बढ़ गई हैं और अपनी काबिलियत को देखने का जो तरीका है वो भूल चुके हैं। अगर इस समय मैं ये कहूं कि इरफान खान को जो रोल मिले थे वो मुझे क्यों नहीं मिले, नवाजुद्दीन साहब को जो रोल मिले मुझे क्यों नहीं मिले, या नसीर भाई को जो रोल मिले मुझे क्यों नहीं मिले, या मनोज बाजपेयी को जो रोल मिले मुझे क्यों नहीं मिले, मेरी क्षमता कम है, मैं उतना काबिल नहीं हूं। ये इंट्रोस्पेक्शन करते आता है मुझे। हर एक को आना चाहिए, चाहे आप 25 साल के हो, 35 साल के हो, 45 साल के हो। आप अपनी काबिलियत को ढूंढे। जैसे क्लास में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता, किसी का नंबर 38 भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें काबिलियत नहीं है, उसमें वो काबिलियत है जो फर्स्ट वाले में नहीं है। जिसका नंबर फर्स्ट आया है उसके पास वो काबिलियत नहीं है। हो सकता है जो 38 आया है वो स्ट्रीट स्मार्ट होगा, वो स्विमिंग बहुत अच्छी करता होगा, ट्रैकिंग बहुत अच्छी करता होगा, फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता होगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला शायद फर्स्ट जिसका रैंक आया है वो शायद चश्मा पहन के चुपचाप पंखे के नीचे बैठ के पढ़ाई करता रहता होगा, और वो भी काबिलियत है। 10 घंटा बैठे रहना, पढ़ते रहना, वो भी काबिलियत है। तो मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। अपनी औकात को पहचान लेना बहुत जरूरी है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, चाहे आप खिलाड़ी हो, चाहे आप नेता हो। जैसे मेरी मेरी क्षमता मुझे पता है, मैं राजनीति में क्या कर सकता हूं ये मैंने तय कर चुका हूं। क्योंकि एक तो उम्र के लिहाज से मेरे पास वक्त कम है, ज्यादा से ज्यादा 12-15 साल फंक्शनल, उसमें मैंने प्रायोरिटाइज कर दिया है कि क्या क्या करना है, क्योंकि सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। 10 में से 2 चीज भी मुझसे हो गई तो बहुत बड़ी बात है। वैसा सबने करना चाहिए, युवाओं ने खासकर करना चाहिए। उनकी वजह यह है कि आप देश का भविष्य हो। युवाओं को पता होना चाहिए कि हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, हर बच्चा एमबीए नहीं हो सकता, पर हर बच्चा कुछ न कुछ हो सकता है। आप क्या हो वो आप अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने आप को, तो दोस्तों से पूछो, टीचर से पूछो, माँ बाप से पूछो। सर एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही हो सकता है क्रिटिसाइज करें, पर सर एक बहुत ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरे देश के हैं, उनका ये सवाल है और आज तक वो प्रश्न का किसी को जवाब नहीं मिला है। एक वक्त था आम आदमी अरविंद जी के साथ कुमार सुभाष थे, योगेंद्र यादव थे, वेदाताई पाटकर थी, प्रोफेसर आनंद थे, अंजलि दमानिया थी, बड़े बड़े लोग थे। आज वे लोग पार्टी में नहीं है, क्या उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है? और क्या आपको लगता है कि एक ये समय आ गया है कि अरविंद जी या फिर जो एक बड़ा जो सबसे सर्वोच्च कैडर है आम आदमी पार्टी का, वो इन सबके पास जाए, जो भी गिले शिकवे है, जो भी चीज़ हुए भूतकाल में, माफ़ी मांगे और उनको वापस से पार्टी में लेके आए, ताकि पार्टी और मजबूती के साथ हर राज्य में फैले? अरविंद जी के पास जाकर कुछ लोग जो नाराज थे जाकर माफी मांगे और फिर अरविंद जी कुछ करें, इस पर मैं टिप्पणी करूं वो ठीक नहीं है। क्योंकि वो काम शीर्ष नेताओं का है।
और मेरी शीर्ष नेता इस समय प्रीति शर्मा मेनन है। वो निर्णय ले, या तो वो अपना आदेश हम सबको बताएं, उसके मुताबिक हम करेंगे। और देखो कैसा होता है ना, एक अच्छी इमारत जब बन रही होती है ना, तो उसकी नींव से लेकर के उसके उच्चतम शिखर तक बनते बनते काफी दिक्कतें आती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इमारत नहीं बनेगी। कल को संदीप मेहता किसी कारणवश मुंह फुला के घर पे बैठ जाए तो क्या पार्टी बंद हो जाएगी? अच्छाई किसी के लिए रुकती नहीं, अच्छाई किसी की मोहताज नहीं है। और आम आदमी पार्टी की राजनीति अच्छाई के बहुत बहुत नजदीक है, अच्छाई को लेकर साथ चल रही है। इसलिए किसी का रूठना, नाराज हो जाना, या तो पार्टी छोड़ के चले जाना, ये चलते रहता है। अच्छाई रुकती नहीं है, अच्छाई को आगे चलते रहना चाहिए। और पार्टी किसी की मोहताज नहीं होती, किसी की नहीं। अगर पार्टी का एजेंडा अच्छा है तो कोई ना कोई चला लेगा, या आपके साथी चला लेंगे, आप चला लोगे। ये कुर्सी खाली हो जाए तुरंत भर जाती है। अच्छाई रुकती नहीं है, वो आगे चलती है। सर एक और प्रश्न है आपके लिए कि संदीप मेहता पिछले 3 दशकों से एक सेलिब्रिटी है, मीडिया इंडस्ट्री में काफ़ी प्रचलित है, एक फेमस पर्सनैलिटी हो। आम आदमी पार्टी में आपने प्रवेश किया। सर क्या कारण था कि आम आदमी पार्टी का जो मुंबई यूनिट है वो सही प्रकार से संदीप मेहता जी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे? लोग आपको पहचानते हैं, युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, महिला हो, सब आपको पसंद करते हैं, आपके बिहेवियर को, आप कैसे बातें करते हैं, आपके शैली को सब पसंद करते हैं। लेकिन हमें हमेशा देखिए आप पीछे बैठते हो। तो सर क्या है कि जो टैलेंटेड लोग हैं जिसका आम आदमी पार्टी को वाकई में जरूरत है, आम आदमी पार्टी उनको पीछे रखती है और किसी और को आगे रखती है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं कहाँ बैठता हूँ इससे ज्यादा अहमियत इस बात को मैं देता हूं कि मैं सवेरे उठकर आम आदमी पार्टी के लिए क्या करता हूं। क्योंकि मैं जब आम आदमी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ होता हूं, फर्ज कर लो कि एक कमरे में बैठे हैं 100-150 लोग बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूं ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मैं वहां हूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम सबका मकसद क्या है? गरीब लोगों तक शिक्षा पहुंचानी है, गरीब लोगों तक बिजली पहुंचानी है, किसान को खुश करना है, विद्यार्थी किसान को जो चाहिए वो देना है, विद्यार्थियों को खुश रखने की पूरी कोशिश करनी है, उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश है। फिर आप पहली सफ में बैठे हो या आखिरी सफ में, क्या फर्क पड़ता है? बात कार्यकर्ताओं का है। सर प्रश्न ऐसा है कि एग्जाम्पल बीजेपी है, अगर हम महाराष्ट्र का कैडर देखोगे बीजेपी का, हमें पता है बावनकुले जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, नारायण राणे जी है, ऐसे 20 नाम मैं आपको गिनवा दूं। अगर आप कांग्रेस का बात करोगे तो भाई जगताप है, वर्षा गायकवाड़ है, नाना पटोले है, चंद्रकांत हंडोरे, ऐसे तमाम नाम आते हैं। लेकिन आप आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं, सबको पता है एक सेलिब्रिटी है उसमें संदीप मेहता जी, लेकिन प्रमोट आपको करना चाहिए, प्रमोट किसी और को किया जा रहा है। सर आप आज एक पार्टी हो, फिर भी जो कार्य कर रहे हैं आप, जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में चल रही है वो पुरानी आंदोलनकारी जैसा एक एनजीओ के लिए चल रहा है वैसे आप चला रहे हो। तो जो राजनीति के जो मापदंड है उसको सही प्रकार से आप लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हो सर। ऐसे कार्यकर्ताओं को ही मानना है, क्योंकि अगर कोई बीजेपी का कार्य करता है वो कल जाएगा बीजेपी के कार्यालय में, वहां पर उसको फडणवीस जी दिखाई दिए तो तस्वीर लेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यालय में आप, कोई नेता इतने प्रसिद्ध नहीं है महाराष्ट्र में, ना कोई नेता आगे तक पहुंच पाए, और जो जिसमें काबिलियत है आम आदमी पार्टी उसको आगे नहीं बढ़ा रही है। सर लोग ऐसा देखते हैं। देखो, अभी आपने बीजेपी का जिक्र किया है। देखो, बीजेपी के पास एक एक खास तौर की सोच वाले लोग जाते हैं, और दूसरा बीजेपी के पास जो ताकत है ना, वो सत्ता की भी है, पिछले 10 सालों से उनके पास है, और पैसों की भी है। पर आम आदमी पार्टी के पास जो ताकत है वो विचारों की ताकत है। हमारे विचार देखो, अरविंद जी के मैनिफेस्टो से पता चल जाता है कि किस दिशा में ये पार्टी जा रही है, और अगर ये सत्ता में आ गई, चाहे राज्य में हो चाहे देश में हो, तो 20-25 सालों में ये क्या कर सकती है। आज का मैनिफेस्टो देख लो। ऐसे ही नहीं, अरविंद जी ये कहते हैं कि आप मेरा मैनिफेस्टो आप लागू कर दो ना, मुझे कहां राजनीति में आना था, मुझे कहां शौक है राजनीति में आने का। अरविंद जी कई बार कह चुके हैं, क्योंकि विचारों की है ये पार्टी। और रही बात प्रमोशन की, मेरा ऐसा यकीन है
अगर हीरा है तो वो अंधेरे में भी चमकता है, उजाले में तो काज भी चमक जाते हैं। तो आपका काम बोलता है, आप मुंह खोलने के बाद क्या बोलते हो उसको अहमियत रखी जाती है। आप कितनी शांति से बात करते हो। सच भी अगर चिल्लाकर बोला जाए तो सच नहीं लगता। तो आप किस तरह उठते हो, बैठते हो, चलते हो, अपनी बात को किस तरह रखते हो, ये सारी चीजें बहुत अहम हैं। और इसका मौका हमेशा मुझे पार्टी ने दिया है। जहां जहां टीवी चैनलों पर जाने की बात आती है, चूंकि मैं मराठी भी बोल लेता हूं, तो सारी मराठी चैनलों पर पार्टी भेजती है मुझे। आखिरकार होता क्या है, तवज्जो देना, किसी को, किसी नेता को तवज्जो देना यानी क्या? तो पार्टी की बात उसको रखने का मौका देना। तो जहां तक मेरा सवाल है, मुझे जो मौके प्रीति शर्मा मेनन जी की लीडरशिप में पिछले 4 सालों में मिले, वो कमाल है, बेमिसाल है। पार्टी की बात को रखना, पार्टी के मैनिफेस्टो को आगे ले जाने के, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मौके तो मुझे दिए गए। बड़े बड़े जब नेता आते हैं, हमारे तकरीबन 40 दिल्ली के विधायक आए थे बांद्रा में, गंगे शारदा में, तो उस वक्त भी कमान मेरे हाथ में दे दी थी प्रीति जी ने। संदीप, यू हैंडल इट, यू इंट्रोड्यूस टू आवर ऑल कार्यकर्ता दीज लीडर्स एंड टॉक अबाउट देम एंड ऑल। क्या होता है ना कि प्रीति जी की एक खास बात है, वो ऐन वक्त पर आपको मौका दे देती है, लास्ट मोमेंट को बता देगी ये आपको करना है। उससे क्या होता है ना कि आप जो हकीकत में हो, जो आपका सच है, वो सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल से, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा, पर किसी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता होगा तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं सोचना चाहिए उन्होंने, क्योंकि चाहे दिल्ली हो, पंजाब हो, जिसकी जो अहमियत है उसको वैसा काम, वैसी जिम्मेदारी पार्टी ने दिल्ली में दी है, पंजाब में दी है, गुजरात में भी दी है। और मुझे जो मुंबई में दिया गया है, चाहे पद हो, चाहे मौका हो, चाहे वो सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो तो मेरी क्षमता से ज्यादा दिया गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पूरी तरह से अभी अरविंद जी के जो ख्याल है, मंसूबे हैं, हम लागू नहीं कर पाए हैं महाराष्ट्र में, हम करना चाहते हैं, हम करेंगे, और वो मौका जरूर मिलेगा हमको। सर, कभी आपका एक महत्वाकांक्षा हुआ है कि मैं भी लोकसभा में जाऊँ, राज्यसभा में जाऊँ, पार्टी मुझे एमएलसी बनाकर भेजे? कभी सर आपका ख्वाहिश है? अभी लोकसभा में जाना है या नहीं जाना है, या एमएलसी बनूं ना बनूं, या राज्यसभा में जाऊं या ना, ये नहीं है। मुझे क्या करना है बता सकता हूं। मेरे पास जो आने वाले 10, 12, 15 साल है, उसमें जो मैं करना चाहता हूं वो बताऊं मैं आपको, क्योंकि आपका सवाल नहीं था, पर बताना चाहता हूं। मुझे मुंबई जैसे शहर, जो मेट्रो सिटीज है, वहां पर छोटी चिड़िया जो होती है ना, स्मॉल साइज स्पैरोज, उनको वापस लाना है। बड़े बड़े शहरों में, आप देश में देखोगे, कबूतर दिखेंगे आपको, कौवे दिखेंगे, वो बड़ी वाली मैना दिखेगी, पर जो खूबसूरती है वो गायब हो चुकी। उन चिड़ियाओं को वापस लाना है बड़े शहरों में, पूरे देश के। दूसरा, पूरे देश में, महानगरों में फलों के पेड़ न जाने क्यों निकाल दिए गए हैं। मैंने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, कुछ हद तक मैंने हासिल की। अब वो सच है नहीं है मुझे पता नहीं है। मुझे ऐसा पता चला कि हमारी स्वतंत्रता हमें मिलने के बाद, यानी स्वतंत्रता से पहले, ब्रिटिश लोगों के जमाने में काफी फलों के पेड़ थे हर तरफ, रास्तों पे। सभी नहीं, पर काफी थे। बंबई में आपको एक भी फल का पेड़ दिखता है रास्ते पे? आपको गुलमोहर दिख जाएगा, या शिशिर का पेड़, उसको इंग्लिश में क्या नाम है मुझे पता नहीं है, वो दिख जाएगा। जो छाया देते हैं, जो छाया देते हैं, वो सारे पेड़ दिखेंगे।
पर जो फल देते हैं वो पेड़ नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब फल गिरते हैं तो नीचे गंदगी होती है और उसको साफ करने में बहुत मुश्किलातें पैदा होती हैं। तो बड़े बड़े शहरों से फलों के पेड़ जो है गायब हो चुके हैं। इसकी वजह से छोटी चिड़िया गायब हो चुकी हैं। फूलों के पेड़, आप जाइए किसी बागीचे में, महानगरों में, अक्रॉस इंडिया, फूलों के पेड़ कम नजर आएंगे आपको। ऐसे पेड़ कम नजर आएंगे जो चिड़िया का खाना भी बनते हैं। तो चिड़िया गायब हो गई है। खूबसूरती क्या है? आप जाइए इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी बड़े शहर में जाइए, आपको खूबसूरत क्यों लग रहा है? क्योंकि फूल, फल, चिड़िया, रास्ते और इमारतें खूबसूरती नहीं हो सकती। अगर आप नीचे किसी पेड़ के नीचे खड़े हो और चिड़िया की आवाज आ जाए, खूबसूरत है वो शहर। कौवे की आवाज आती है, कौवा बुरा नहीं है, कौवा बुरा नहीं है, वो भी सफाई करता है। पर चिड़िया भी होनी चाहिए, छोटी चिड़िया। और फुटपाथ, फुटपाथ चलने वालों के लिए खाली होने चाहिए। साइकिल चलाने वाले के अधिकार है, रिक्शा चलाने वाले के अधिकार है, ठेला चलाने वाले के अधिकार है, कार वाले को तो है ही है, क्योंकि अमीरों के लिए सब कुछ है, रास्ते पर पार्किंग भी है। चलने वालों के अधिकार कहाँ है? चलने की जगह नहीं है बंबई शहर में। अगर फुटपाथ है तो एनक्रोचमेंट हो चुकी है। एनक्रोचमेंट किसने की है? सब्जी वाले ने की है, ठीक है, वो भी हमारे देशवासी है, उनको भी कमाने का पूरा अधिकार है। तो एक सिस्टम ऐसा खड़ा करो कि चलने वाला भी चल सके और वो भी बेच सके। फुटपाथ अगर आप अभी 4 फुट की बना रहे हो, बनाओ 12 फुट की, क्या फर्क पड़ता है? आप गाड़ी वालों के लिए 90 फीट का रोड बनाते हो, चलने वालों के लिए 12 फीट का फुटपाथ क्यों नहीं बनाते भाई? क्योंकि गाड़ियां कितने लोग खरीदते हैं? 140 करोड़ लोग हैं, कितने लोगों के पास गाड़ियां हैं? बाकी लोग बस में, ट्रेन में और पैदल चलते हैं। तो बस, ट्रेन और फुटपाथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मुझे करना है। क्योंकि पूरा देश तो फुटपाथ पे है, बसों में है, ट्रेनों में है, लोकल में है, मेट्रो में है। वो बेहतरीन होने चाहिए, वो नहीं है। मुझे ये करना है, चिड़िया के लिए काम करना है, फुटपाथ खाली करना है, फलों के पेड़ लाने हैं, मुझे ये सब कुछ करना है भाई। मुझे कोई शौक नहीं एमएलए या एमपी या वो, मेरे पार्टी में बहुत काबिल लोग हैं, वो लोग जाएं, मुझे मौका दे दे। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट मुझे रोकना है। फॉरेस्ट में घुस रहे हैं हम लोग। अरे भाई, जो दिमाग कर दिया है वहां क्यों जा रहे हो? उनके लिए हम दूसरी कुछ व्यवस्था कर दें, सिस्टम ऐसे खड़े करें। और ब्रिज के नीचे जो बच्चे भीख मांगते हैं ना, उनके लिए स्कूल कंपलसरी कर देना। ब्रिज के नीचे ही स्कूल होना चाहिए पूरे देश में, सारे मेट्रो सिटीज में ब्रिज के नीचे स्कूल होना चाहिए। इतने ब्रिज बनाए हैं हम लोगों ने, कचरा डंप हो रहा है वहां पे, पार्किंग की जा रही है। ये पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट वाले पार्किंग करते हैं, जो टो करके लाते उसको बाहर। स्कूल चलाओ वहां पे भाई। ये ब्रिज के नीचे भिखारी के बच्चे हैं ना, वो नेता होने चाहिए, वो खिलाड़ी होने चाहिए, वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। उसको पढ़ाई दे दो बस, क्योंकि दिमाग तो सबको सेम है। आपको, मुझे, गैलीलियो को, एडिसन को ब्रेन उतना ही है, सिर्फ इस्तेमाल हम कम ज्यादा करते हैं। तो ब्रिज के नीचे जो बच्चा भीख मांग रहा है, उसको भी गैलीलियो और एडिसन जितना ही दिमाग है, उसको हम मौका नहीं दे रहे हैं। ये सब करना है भाई। सर, आखिर में आम आदमी पार्टी की जो मुंबई प्रदेश कमेटी है उसके आप उपाध्यक्ष हो। आम आदमी पार्टी का मुंबई का आने वाले 6 महीने में, 1 साल में सर क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या क्या कार्य करने का आपने योजना बनाया है? तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, मुंबई के रहवासी है, उनके साथ सर आप साझा कीजिए। चूंकि आने वाले 6 महीनों में विधानसभा के चुनाव है, महानगर पालिका के चुनाव है, इस पर आम आदमी पार्टी मुंबई क्या कदम उठाएगी, इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इस समय हमारी पार्टी के शीर्ष नेता जेल में हैं, उसको ध्यान में रखकर जो भी ठोस कदम उठा सकते हैं जरूर उठाएंगे। पर इस समय उस पर मैं बोलूं कुछ, वो उचित नहीं होगा, क्योंकि
इस मुद्दे पर आने वाले 6 महीनों पर कुछ भी बोलने के लिए बिना प्रीति शर्मा मेनन जी की अनुमति के बिना मैं बोलूँ ठीक नहीं। कि आपने आपके कीमती समय में से अपने समय दिया इस खास मुलाकात के लिए, और काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न थे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के भी थे, मुंबई के रहवासी के भी थे। आपने सभी सवाल का अपने बहुत ही बेहतरीन रूप देकर उनका जवाब दिया, और अपने युवाओं पर भी बात किया। आपने आम आदमी पार्टी का क्या विचार है इस पर भी बात किया, और बहुत बहुत सारे हमारे जो युवा है उनका आज मनोबल बहुत बढ़ा रहेगा। इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मार्वलस सफायर मीडिया, thank you for giving me this opportunity to communicate, talk and express my view with you all, and looking forward to meet you again. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।